आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए आज अपन एग्रीकल्चर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। तो आज देखते हैं आज अपन क्वेश्चन करते हैं। देखिए आज के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज एग्रीकल्चर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज है। तो अपन देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विटामिन B2 को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो विटामिन B2 को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं कैरोटीन, थायमीन और राइबोफ्लेविन और पायरिडॉक्सिन। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन सही है, अपन को उसको चूज करना है। ठीक है, वही अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राइबोफ्लेविन। कैरोटीन, देखिए कैरोटीन बोला जाता है विटामिन ए को। ठीक है, थायमीन बोला जाता है B1 को। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो अपने लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपने लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। इसमें ऑप्शन दे रखा है पहला देहरादून, दूसरा शिमला, तीसरा मेरठ और चौथा क्या है केसरगौड़ केरल। ठीक है, तो जो केंद्रीय बागवानी फल अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, वो स्थित है केसरगढ़ केरल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, केसरगढ़ केरल। देखिए देहरादून उत्तराखंड में स्थित है FRI, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, और शिमला कुफरी शिमला में स्थित है आलू अनुसंधान संस्थान। ठीक है, और अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपना कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। ठीक है, तो अपन ने जो फसलों के अन्य नाम पढ़े थे उनमें देखा था कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फल होता है आम। ठीक है, इसे बोलते हैं भारत का राष्ट्रीय फल या बाथरूम फ्रूट। ठीक है, बाथरूम फ्रूट इसलिए बोला जाता है कि इसे खाने के बाद हाथ मुंह गंदे हो जाते तो उन्हें धोना पड़ता है जाकर। ठीक है, तो ये हो गया बाथरूम फ्रूट। देखिए केला, केला को केला के अन्य नाम क्या है। केले के अन्य नाम है कि स्वर्ग का सेब, ठीक है, एडमस, फिग और कल्पतरू। ठीक है, ये केला के अन्य नाम है। और आंवला, आंवला का है इंडियन की गुजबेरी। ठीक है, इंडियन की गुजबेरी किसे बोला जाता है, आंवला को बोला जाता है। और स्वर्ग का सेब, कल्पतरू या एडमस फिग किसको बोला जाता है, केला को। और आम को क्या बोला जाता है, भारत का राष्ट्रीय फल या बाथरूम फ्रूट। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आज की टेस्ट सीरीज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपना कि जो ऊपरी भूस्तरीय जैसे रनर्स बोला जाता है उसके द्वारा किसका प्रवर्धन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं अपन को स्ट्रॉबेरी, आंवला, केला और आम। चार ऑप्शन है, एक राइट है। ठीक है, तीन नहीं है, पर फिर भी हम देखते हैं कौन सा सही है, बाकी तीन है उनसे कौन सा प्रवर्धन होता है। ठीक है, देखिए जो ऊपरी भूस्तरीय रनर्स है उसके द्वारा प्रवर्धन किया जाता है स्ट्रॉबेरी का। तो इसका सही आंसर होगा स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी क्या करती है कि ये जमीन के ऊपरी भूस्तरीय रनर्स होती है जो जमीन के ऊपर से चलती है, सतह के ऊपर चलती है जमीन के। और ये क्या करती है ऐसे कि यहाँ पे जो पर्वसंधियां हैं वहां से जल निकल जाएंगी, यहाँ टकरा के यहाँ ऐसे होता है, वो होता है ऊपरी भूस्तरीय रनर्स कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ, इसका सही आंसर क्या हुआ, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, आगे देखिए, आगे दे रखा है इसमें आंवला। ठीक है, तो जो आंवला है, आंवला का प्रवर्धन किया जाता है पेच बडिंग द्वारा या फिर टी बडिंग द्वारा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आंवला का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, पेच बडिंग या टी बडिंग के द्वारा। अगला आता है केला। ठीक है, केला का प्रवर्धन किया जाता है सकर्स के द्वारा। ठीक है, जो रनर्स या ऊपरी भूस्तरीय उसके द्वारा किसका किया जाता है, स्ट्रॉबेरी का। जो सकर्स होता है उसके द्वारा किसे किया जाता है, इसे स्वार्ड सकर्स भी बोलते हैं। ठीक है,
केला के प्रवर्धन को कई बार बोला जाता है स्वार्ड सकर्स, ठीक है। तो केला का प्रवर्धन हो गया स्वार्ड सकर्स द्वारा। नेक्स्ट है आम, ठीक है। तो आम का प्रवर्धन किया जाता है वीनियर ग्राफ्टिंग द्वारा और इनार्चिंग के द्वारा, ठीक है। आम का प्रवर्धन किसके द्वारा हो गया, वीनियर ग्राफ्टिंग और इनार्चिंग के द्वारा। अब देखिए आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है घनकंद क्रोम के द्वारा किसका प्रवर्धन किया जाता है, ठीक है। देखिए घनकंद जैसे अपन ने पढ़े थे कि कंद, घनकंद, प्रकंद और सलकंद, उनके अकॉर्डिंग इनका प्रवर्धन होगा, ठीक है। देखिए जो घनकंद में, अरबी घनकंद में आती है जमीगंध, भी किस में आता है, घनकंद के दौरान आता है। और जो ग्लेडियोलस होता है, ग्लेडियोलस का प्रवर्धन किया जाता है क्रोम के द्वारा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 सभी। मतलब जो घनकंद क्रोम के द्वारा प्रवर्धन होता है उन सभी का होता है, अरबी का भी होता है, जमीगंध का भी होता है और ग्लेडियोलस का भी होता है। क्योंकि देखिए अरबी और जमीगंध ये दोनों तो घनकंद ही हैं और जो ग्लेडियोलस है वो क्रोम के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, 4th, अरबी, जमीगंध और ग्लेडियोलस सभी का क्रोम के द्वारा होता है। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रक्रंद या राइजोम के द्वारा प्रवर्धन किसका होता है, ठीक है। देखिए जो हल्दी और अदरक होती है वो दोनों कौन सी होती हैं, प्रकंद होते हैं वो दोनों, ठीक है। और जो केला है उसका प्रवर्धन राइजोम के द्वारा भी किया जाता है, स्वार्ड सकर्स, अभी बताया था ना स्वार्ड सकर्स, केले का स्वार्ड सकर्स के अलावा राइजोम के द्वारा भी किया जाता है, ठीक है। स्वार्ड सकर्स के अलावा किससे किया जाता है, राइजोम के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 सभी। तो प्रकंद राइजोम द्वारा किसका प्रवर्धन किया जाता है, केला का किया जाता है, हल्दी और अदरक दोनों प्रकंद हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन आज का नेक्स्ट, देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेर में प्रवर्धन, बेर में कौन सी विधि से प्रवर्धन किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं अपन को, कटिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग और लेयरिंग, ठीक है। तो बेर में जो प्रवर्धन किया जाता है वो किया जाता है बडिंग के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंवले में मुख्यतः प्रवर्धन किस विधि से होता है। तो जो आंवला होता है उसमें मुख्यतः प्रवर्धन किया जाता है पेच बडिंग के द्वारा, और वैसे उसमें टी बडिंग भी होती है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए व बी का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो जो विटामिन ए व बी जो दोनों मुख्य रूप से पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है, आम में। तो इसका सही आंसर होगा आम, पपीते में ओनली विटामिन बी पाया जाएगा, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि जिससे सबसे अधिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं, ऐसी कौन सी विधि जिससे सबसे ज्यादा पौधे तैयार किए जा सकते हैं। ऑप्शन दे रखे अपन को, ऊतक संवर्धन, ग्राफ्टिंग, कलिकायन और कलम। 4 ऑप्शन देखें, कलम लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 कलम लगा सकते हैं। कलिकायन विधि के द्वारा एक ही पौधा तैयार किया जा सकता है, ग्राफ्टिंग से भी एक तैयार किया जा सकता है। लेकिन ऊतक संवर्धन एक ऐसी विधि है जिससे बहुत सारे पौधे एक साथ ही तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऐसी विधि जिससे सबसे अधिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं ऊतक संवर्धन विधि द्वारा। ग्राफ्टिंग द्वारा एक पौधा तैयार किया जाएगा, कलिकायन द्वारा भी एक पौधा तैयार किया जाएगा, और उससे भी तो कम समय में सबसे ज्यादा पौधे किससे तैयार किए जाएंगे, ऊतक संवर्धन विधि के द्वारा। आगे देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रेखांकन की उपयुक्त विधि है, ठीक है। रेखांकन मतलब बगीचा तैयार करने के लिए एक तरह से उसका फॉर्मेट तैयार करना, उसका परफॉर्मा, ठीक है। तो उसके लिए कौन सी विधि अधिक है, उपयुक्त विधि है। देखिए वर्गाकार विधि, पहाड़ी क्षेत्र है, ढलानदार है, ऊंचा नीचा, पर पहाड़ी क्षेत्र पर वर्ग नहीं बनाया जा सकता, ना ही आयताकार विधि बनाई जा सकती है, ना ही पूरक विधि का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ उस पर कंटूर विधि का उपयोग किया जा सकता है। इसका सही आंसर है कंटूर विधि। सीढ़ी नुमा खेती बना सकते हैं आराम से, ठीक है। ना ही वर्गाकार यूज किया जा सकता है, ना ही आयताकार, ना ही पूरक। कौन सी विधि यूज की जा सकती है, सिर्फ कंटूर विधि। तो सही आंसर हो गया कंटूर विधि। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि से कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो जो षटभुजाकार विधि है उसमें वर्गाकार विधि से 15% पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरक विधि में पूरक पौधे में सबसे उपयुक्त है, मतलब जो पूरक विधि में जो पूरक पौधा लगाया जाता है कि 4 पौधों के बीच में जो पौधा लगाया जाता है तब तक कि वो जो मेन अपन ने फल लगाए हैं वो तब तक फल देने लगे, उससे पहले अपन उसको मेंटेन करने के लिए अपनी आमदनी को आय को मेंटेन करने के लिए उसके बीच में पौधे लगाते हैं, उनको बोलते हैं पूरक पौधे। तो पूरक विधि में पूरक पौधे के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? देखिए पूरक विधि में पूरक फल के रूप में सबसे उपयुक्त फल है पपीता। देखिए क्योंकि खजूर बोएंगे तो काफी टाइम लगेगा, अंगूर में साल भर से लगे, केला में भी टाइम लगेगा, तो पपीता एक ऐसा फल है कि वो साल भर बाद अपन को फल देना प्रदान कर देता है, जिससे वो जो मेन पौधे लगाए अपन ने वो 2-3 साल तक मतलब बड़े हों और फल देने लगे, तब तक पपीता अपन को अपनी आय दे सकता है, अपन उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। तो पूरक विधि में पूरक पौधे के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? पपीता है। ठीक है, क्योंकि वो जल्दी फलन देना प्रदान कर देता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा अपना पपीता। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन है कि शहर के नजदीक फलीय पौधे लगाने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? ठीक है, तो शहर के नजदीक विधि लगाने की फल लगाने की सबसे अच्छी विधि है षटभुजाकार। तो सही आंसर होगा इसका षटभुजाकार। षटभुजाकार में होता है, इसमें सघनता का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, कि फसलों को पौधों को बहुत पास पास लगाया जाता है, क्योंकि जो शहर के नज़दीक भूमि होती है वो काफ़ी महंगी होती है, उसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कम प्राइस में मतलब छोटे क्षेत्र में ज़्यादा फल उगाना वो पॉसिबल करना जरूरी होता है, तो इसमें जो सघनता है उसका ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा षटभुजाकार। इसका उद्देश्य भी है कि सघन क्रॉप्स को लगाना। ठीक है, तो अपना अगला क्वेश्चन है कि ग्राफ्टिंग में पौधे का ऊपर वाला भाग कहलाता है। ठीक है, जो ग्राफ्टिंग होती है उसमें जो ऊपर वाला भाग होता है क्या कहलाता है? मूल ग्रंथ, मातृवृक्ष, शांकुरिया, ये सभी। ठीक है, तो जो ग्राफ्टिंग में पौधे का ऊपर वाला भाग होता है वो तो कहलाता है शांकुर, और जो नीचे वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है? मातृवृक्ष। तो अपन को क्या बताना है कि ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? शांकुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शांकुर। ठीक है, नीचे वाला भाग पूछता तो मातृवृक्ष। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं अपन आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल व सब्जियों को पाले से बचाने के लिए कौन से उपाय उपयुक्त हैं? मतलब जब पाला पड़ता है तो उससे जो फल वृक्ष होते हैं या फल व सब्जियां होती हैं उनको बचाने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा है सिंचाई करना, धुआं करना, सिंचाई करना, गंधकम का छिड़काव करना और सभी। देखिए धुआं करने से क्या होता है कि धुआं होता है, धुआं करते हैं तो वो उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, और फसल पर जब पाला पड़ रहा होता है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम चला जाता है। ठीक है, तो उस दौरान जो धुआं होती है उससे वहाँ के टेम्परेचर में वृद्धि होती है, और जो पाला पड़ रहा होता है, ठीक है, जो फसल पर बर्फ जमी होती है, पाला पड़ रहा होता है, वो पिघल कर पानी बन जाती है। ठीक है, क्योंकि बर्फ पानी बनकर रहेगी उस पर, बिल्कुल उसे ठंडी रखेगी, जकड़ के रखेगी, तो जो उनके रंध्रों का खुलना बंद होना जैसे होगा तो उनकी कोशिकाएं फट जाएंगी और वो पेड़ की पत्तियां वहीं पे खत्म हो जाएंगी, तो फिर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, पौधा भी मर जाएगा। तो पाले के प्रभाव से पेड़ पौधे फल व सब्जियां नष्ट होती हैं, तो उससे बचाने के लिए अपन को देखो उपाय करना चाहिए। तो धुआं करने से टेम्परेचर अधिक होता है तो बच जा सकता है। ठीक है, सिंचाई करना, देखिए सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करने के दौरान पानी को अपन अंदर से जमीन के अंदर से निकाला जाता है। जो जमीन के अंदर से पानी निकलता है उसका टेम्परेचर 2 से 3 सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है। ठीक है, 2-3 सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है कि जो पानी निकलता है उसमें भाप भी निकलती है थोड़ी सी, और वो गर्म होता है। तो जैसे वो होता है तो पाला का प्रभाव नष्ट हो जाता है और फसल को पाले से बचा जा सकता है। ठीक है, देखिए गंधक अम्ल का 0.01% छिड़काव करने से भी टेम्परेचर बढ़ जाता है और पाले के प्रभाव से बचा जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि फल व सब्जियों को पाले से बचाने के लिए कौन से उपाय उपयुक्त हैं? तो धुआं करना, सिंचाई करना, गंधक अम्ल का छिड़काव करना, ये सभी उपाय उपयुक्त हैं, क्योंकि धुआं करने से भी टेम्परेचर बढ़ता है, सिंचाई करने से भी टेम्परेचर बढ़ता है, पानी गर्म निकलता है नीचे से, और गंधक अम्ल के
छिड़काव करने से भी टेम्परेचर में वृद्धि होती है, तो वो पाले से बचाया जा सकता है। देखिए इसी दौरान देखिए कि अगला क्वेश्चन देखिए अपना कि निम्न में से किस फल वृक्ष पर पाले का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। मतलब ऐसा कौन सा फल वृक्ष जिस पर पाले का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। ठीक है, तो पाले का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है पपीते के फल पर। पपीते के फल वृक्ष पर सबसे ज्यादा पाले का प्रभाव पड़ता है, मतलब इफेक्ट ज्यादा पड़ता है उस पर। अगला देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से पौधे एक लिंगाश्री या डायोसिस। देखिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों में फर्क होता है। डायोसियस का मतलब होता है कि जिनके मादा पादप अलग हो और नर पादप अलग हो, जिन मतलब एक पेड़ पर मादा पुष्प आते हैं, एक पर नर पुष्प आते हैं। ठीक है, और एक लिंगाश्री हिंदी मतलब होता है कि अलग अलग पेड़ हो। देखिए और यदि इंग्लिश हिंदी में देखेंगे तो ये अलग अलग से लगते हैं। देखो एक लिंगाश्री एक वाला और डायोसिस दो वाला ऐसा लगता है, बट दोनों में मीन अलग होता है, ये आपको ध्यान से रखना है। डायोसिस मतलब होता है कि जिन पर अलग अलग पुष्प आते हैं। ठीक है, एक लिंगाश्री जिन पर मतलब पुष्प एक पेड़ में एक पुष्प आता है, दूसरे में दूसरे प्रकार का आता है। और द्विलिंगाश्री या उभयलिंगाश्री में दोनों साथ में आते हैं, वो होता है। ठीक है, और वो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, मोनोसिस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपन इनका अपनों क्या बताना है कि निम्न में से एक लिंगाश्री या डायोसिस पौधा ऐसा कौन सा पौधा जिसके नर पुष्प अलग और मादा पुष्प अलग हो। ठीक है, देखिए आम व पपीता नहीं होता है, खजूर व अनार नहीं, अंगूर व अनार नहीं। जो पपीता और खजूर होता है उसमें मादा व नर पुष्प दोनों अलग अलग वृक्ष पाते हैं। इसका सही आंसर होगा खजूर व पपीता का, खजूर व पपीता। इनमें मादा व नर पुष्प की संख्या, नर व मादा पुष्प रखी जाती है 1:10। ठीक है, 10 पुष्प यदि मादा के लगाओगे तो वहां पे एक नर वाला पुष्प मतलब नर पुष्प वाला पेड़ भी लगाना पड़ेगा यदि अपन को फलन चाहिए, यदि उस पेड़ से अपन को फल प्राप्त करने हो। ठीक है, तो इनका नर अनुपात मादा तो होता है 1:10, और यदि पूछ लिया जाए मादा अनुपात नर तो उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 10:1, क्योंकि मादा के 10 पेड़ लगाए जाते हैं और नर के पुष्प वाले एक पेड़ लगाए जाते हैं। ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, ये ऑप्शन में दिए भी जाते हैं कि नर अनुपात मादा बताइए 1:10, 10:1, ऐसे दोनों टाइप से दिया जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखना, जल्दीबाजी में नहीं करना है। अब हम चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से एफलन का कारण होता है। एफलन मतलब कि किसी फल वृक्ष अपने लगा तो रखा है लेकिन उसमें फल नहीं आ रहे, उसके कई कारण होते हैं। ठीक है, फल ना आने के, और जैसे आम में एकांतरण फलन भी होता है कि एक वर्ष फल आते हैं, एक वर्ष फल पेड़ में फल नहीं आते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर आते हैं, मतलब 3 साल में वो 2 बार फल देता है, एक बार नहीं देता है। इस ईयर फल आएंगे, नेक्स्ट ईयर नहीं आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे, फिर उससे नेक्स्ट ईयर आएगी उसमें फल आएंगे, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो एफलन के कारण बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो देखिए निम्न में से एफलन का कारण असंगतता, इम्प्लेबिलिटी। ठीक है, जो इम्प्लेबिलिटी असंगतता होती है वो एफलन का कारण होती है। देखिए इम्प्लेबिलिटी असंगतता में क्या होता है कि इनमें क्या होता है कि जो फल वृक्ष हैं उनमें फल वृक्ष होता है, पुष्प भी आते हैं, लेकिन उनमें उनका निषेचन नहीं हो पाता है और फल नहीं बन पाता है। ठीक है, संकरीकरण हाइब्रिडाइजेशन, इसके दौरान भी ये भी एफलन का कारण है, इसके कारण भी फल नहीं बन पाते हैं। ठीक है, और स्वयंबंधता सेल्फ स्टेबिलिटी, इसके कारण भी मतलब कोई भी हार्मोन की कमी या किसी भी वजह के कारण पेड़ में फलों का निर्माण नहीं होता है, तो ये भी एफलन का कारण। तो अपन से पूछा गया था कि निम्न में से एफलन का कारण क्या है, असंगतता, इम्प्लेबिलिटी, ये भी एफलन का कारण है, संकरीकरण हाइब्रिडिटी, ये भी एफलन का कारण है, स्वयंबंधता सेल्फ स्टेबिलिटी, ये भी एफलन का कारण है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सभी ये सभी एफलन के कारण होते हैं। ठीक है, तो एफलन में क्या होता है कि फल वृक्ष में फल तो बनते हैं लेकिन उसके दौरान वो पेड़ लगा होता है, पुष्प भी आते हैं, किसी में निषेचन हो भी जाता है, किसी में नहीं भी होता है, लेकिन फल नहीं बनता है, हमें फल की प्राप्ति पेड़ से फल वृक्ष से नहीं होती है। ठीक है, इसके दौरान ऐसा भी हो सकता है कि नर पुष्प पहले परिपक्व हो गए, मादा पुष्प बाद में परिपक्व हुए, या फिर मादा पहले हो गए नर बाद में हुए, या फिर निषेचन हुआ पर फल नहीं बन पाए। ठीक है, या फिर किसी वातावरणीय कारण के कारण उनमें फल नहीं आ रहे, तो ये सभी एफलन के कारण होते हैं। ठीक है, अब अपना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
प्रोटोएंट्री अवस्था पाई जाती है। देखिए अभी बताया था प्रोटोएंट्री अवस्था, अभी मैंने बताया था कि जो फल वृक्षों में फलन में क्या होता है, किसी में नर पुष्प पहले बन जाते हैं, मादा पुष्प बाद में बनते हैं। ठीक है, जो प्रोटोएंट्री होती है, प्रोटोएंट्री में क्या होता है, प्रोटोएंट्री के दौरान नर पुष्पों का विकास पहले हो जाता है। ठीक है, मादा पुष्पों का बाद में होता है। तब तक मादा पुष्प बनते हैं, तब तक नर पुष्प अपने परागकण त्याग देते हैं और फूल खत्म हो जाता है तो मादा पुष्प आ जाता है। तो ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है, प्रोटोएंट्री। और देखिए जो प्रोटोगायनी होता है उसमें क्या होता है, प्रोटोगायनी में होता है कि मादा पुष्प पहले परिपक्व हो जाते हैं और नर पुष्प बाद में परिपक्व होते हैं। तो देखिए अपन से पूछा गया कि प्रोटोएंट्री अवस्था पाई जाती है, कौन से फल में पाई जाती है, तो प्रोटोएंट्री अवस्था पाई जाती है सीताफल में। ठीक है, सीताफल में क्या होता है कि नर पुष्प पहले परिपक्व हो जाते हैं और मादा पुष्प बाद में होते हैं, जिसके कारण उसमें फल नहीं बन पाते, वो अफलन का कारण बन जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सीताफल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल वृक्षों में फलन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, जो फल वृक्ष होते हैं उनमें फल आए, इसके लिए क्या उत्तरदायी होता है, देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, सल्फर और कैल्शियम। देखिए यदि पेड़ में पोषक तत्वों की प्राप्ति नहीं होगी, जैसे सल्फर, कैल्शियम, इनकी प्राप्ति नहीं होगी तो पेड़ की वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, जो फल वृक्ष होते हैं उनमें फल के लिए उत्तरदायी होता है कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात। यदि कार्बन व नाइट्रोजन सही अनुपात में हैं तो ही फल वृक्ष में फल आएंगे, वरना फल वृक्ष में फल नहीं आएंगे। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात फिक्स होना से जरूरत है, कई बार कार्बन ज्यादा होता है तो पेड़ की वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन की ज्यादा वृद्धि हो जाएगी तो उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो जो फल वृक्ष है, फल वृक्षों में फलन के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा होता है, कार्बन में नाइट्रोजन का अनुपात होता है। देखिए आज की टेस्ट सीरीज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल गोभी में ब्राउनिंग का कारण होता है। ठीक है, जो फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, तो उस दिन अपन ने पढ़ा था कि फूल गोभी में ब्राउनिंग किसकी कमी से कारण होता है, बोरॉन की कमी के कारण होता है। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी से कई रोग देखे थे अपन ने। ठीक है, मॉलिब्डेनम की कमी से भी थे, एक मॉलिब्डेनम की अधिकता से था फूल गोभी में विप्टेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मृदा शब्द की उत्पत्ति हुई है। देखिए उस दिन पढ़ना फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि मृदा शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है, सोलम से हुई है। ठीक है, और सोलम कौन सी भाषा का शब्द है, ये सोलम एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मृदा शब्द की उत्पत्ति किससे है, सोलम से। अब देखिए नीचे पूछ लिया मृदा शब्द का अर्थ है, तो उस दिन अपन ने पढ़ा था मृदा शब्द किससे उत्पत्ति हुई है, सोलम के लैटिन शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है, फर्श या फ्लोर। तो देखिए यहाँ पर फर्श या फ्लोर है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्श। अर्श नहीं होगा, भूमि भी नहीं होगा, वायु भी नहीं होगा, भूमि नहीं हो सकता। ठीक है, फर्श होगा ओनली। सोलम शब्द का अर्थ क्या होगा, फर्श। देखिए आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी होती है। ऑप्शन दे रखा है अपन को, दोमट मृदा, ठीक है, उसके बाद दे रखा बलुई दोमट मृदा, और उसके बाद दे रखा है अपन को बलुई मृदा। ठीक है, और उसके बाद अपन को दे रखा है काली मृदा। ठीक है, ये अपन को चार ऑप्शन दे रखे हैं कि खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है, दोमट मृदा, बलुई दोमट मृदा, बलुई मृदा या काली मृदा। तो इसका सही आंसर होगा खेती के लिए उपयुक्त मृदा होती है बलुई दोमट मृदा। ठीक है, काली मृदा सबसे ज्यादा किसके लिए यूजफुल होती है, काली मृदा होती है कपास के लिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संतरे की प्रसिद्ध मंडी कौन सी है, गंगानगर मंडी, झालावाड़ मंडी, भवानी मंडी, जयपुर मंडी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, झालावाड़ मंडी, गलत। इसका सही आंसर होगा भवानी मंडी। ये भवानी मंडी कहाँ पर स्थित है, झालावाड़ में। ठीक है, उसे भवानी मंडी के नाम से जाना जाता है। यदि भवानी मंडी ऑप्शन में नहीं हो तब झालावाड़ मंडी सही आंसर होगा। यदि ऑप्शन में भवानी मंडी दे रखा है तो भवानी मंडी ही सही होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा भवानी मंडी नहीं होने पर झालावाड़ मंडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, घासों के अध्ययन को क्या कहते हैं, रेमोलॉजी,
एग्रो एस्ट्रोलॉजी, ले फार्मिंग या सियोलॉजी। अब कुछ बोलेंगे ले फार्मिंग, ये ले फार्मिंग गलत है, क्योंकि ले फार्मिंग का मतलब होता है कि फसलों के साथ घासों का अध्ययन करना, वो कहलाता है ले फार्मिंग, जब फसलों का घासों के साथ अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो घासों का अध्ययन होता है उसे बोला जाता है एग्रोस्टोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कि घासों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, एग्रोस्टोलॉजी। ले फार्मिंग किसे बोला जाता है, ले फार्मिंग बोला जाता है कि फसलों के साथ घासों का अध्ययन किया जाता है, उसे बोला जाता है ले फार्मिंग। ठीक है, इरेमोलॉजी, इरेमोलॉजी क्या कहलाता है, इरेमोलॉजी कहलाता है रेगिस्तान का अध्ययन करना, रेगिस्तान का अध्ययन क्या करना क्या कहलाता है, इरेमोलॉजी। और जो सियोलॉजी है, सियोलॉजी बोला जाता है चाय का या चाय की खेती करना, वो या उसे बोला जाता है इरेमोलॉजी। आज के लिए इतना ही। तो आज के नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे और क्वेश्चन आगे। थैंक यू।